सुप्रभात बच्चों। आज का अध्याय है समास। समास किसे कहते हैं, समास का क्या अर्थ होता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, बहुव्रीहि समास और कमधारय समास में क्या अंतर है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। समास जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में। समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब संक्षिप्त में, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप देने की विधि को संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। समास कहते हैं। कैसे संक्षिप्त रूप दिया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। राजा का महल, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। राजा का महल, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, पांच वटो, वटो को क्या कहते हैं, वृक्षों का समूह। पांच वटों को वृक्ष कहते हैं, पांच वटों का समूह। इसको संक्षिप्त रूप में दे रही हूँ आप लोगों को। राजा का महल, संक्षिप्त रूप क्या हुआ, राजमहल। राजा का महल का संक्षिप्त रूप हुआ राजमहल। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या, ये संक्षिप्त रूप हुआ ऋषि कन्या। पांच वटों का समूह, पंचवटी, ये दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। ये समस्त पदों को समासिक शब्द भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जो संक्षिप्त रूप हो गया इसी को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद
इसी को क्या कहते हैं? समासिक शब्द भी कहते हैं। समासिक शब्द, समासिक शब्द भी कहते हैं इसको। अब समास के कितने भेद होते हैं ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दो और भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तीसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा है अव्ययी समास। अव्ययी समास। तत्पुरुष समास के दो और उपभेद होते हैं। ये तो भेद समास के भेद हुए। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। कर्मधारय, कर्मधारय समास, और दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद, समस्त पद आप लोग बताइए ना। पहला पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो कर्मधारय समास में पहला पद क्या आता है? विशेषण। पहला पद, पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद उत्तर पद, उत्तर पद विशेष होता है। उत्तर पद विशेष होता है। जैसे सज्जन, सज्जन, ये कर्मधारय समास में बता रही हूँ। सज्जन, सज्जन, इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? सच्चा है जो जन, सच्चा है जो जन। महात्मा, महान है जो आत्मा। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। तो ये कर्मधारय समास है। इसमें एक और समास आता है जिसमें दोनों का मैं अंतर बताऊंगी। नीलकंठ, नील गाय, नीली है जो गाय, और नीलकंठ। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, लेकिन समास विग्रह करने पर पता चलता है कि कौन सा समास है। जैसे है जो लग जाएगा नीलकंठ में, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ लग जाएगा तो कर्मधारय समास है जो लगेगा तो। और नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अर्थात
शिव। मैं दोनों में अंतर बताई हूँ। नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास है, और नीला है कंठ जिसका समास विग्रह करने पर पता चलता है कि कौन सा समास है। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीला नीलकंठ, नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, लेकिन समास विग्रह दोनों में किया जाता है। जैसे कि कर्मधारय में नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव हो गया। अब द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। पहला पद संख्यावाची, संख्या का बोध होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष होता है। द्विगु समास जैसे चौरास्ता, चार रास्तों का समाहार। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। तीन मूर्ति का क्या होगा? संख्यावाची होता है इसमें, तीन मूर्तियों का समूह, तीन मूर्तियों का समूह, तीन मूर्तियों का समूह। और बहुव्रीहि समास में दोनों में अंतर बता देंगे। ये द्विगु समास है, इसमें संख्यावाची विशेषण होता है, तीन मूर्तियों का समूह हो गया। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, 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 तीन नेत्रों, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तीन नेत्र है जिसके अर्थात लग जाएगा था, तीसरा अर्थ निकल रहा है अर्थात शिव, तो ये बहुव्रीहि समास है। तीन है लोचन जिसके, तीन है जो लोचन, तीन क्या है? त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, तीन लोचनों का समूह, तीन लोचनों का समूह होगा, तो ये द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्यावाची विशेषण होता है। जब तीन लोचनों का समूह, तो ये द्विगु समास है। अर्थात लग जाएगा तो ये अर्थात शिव, तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव, तो ये बहुव्रीहि समास है। अब बताऊंगी आप लोगों को तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के तो मैं दो उपभेद बता दी हूँ। अब तत्पुरुष समास में कौन कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तत्पुरुष समास के ये दो उपभेद बताई हूँ। और तत्पुरुष समास में कौन कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से चिन्ह है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान, पांचवा है संबंध, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण। 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किसमें? तत्पुरुष समास में। ये तो मैं आप लोगों को दो भेद का बताई थी, तत्पुरुष समास का
दो भेद है कर्मधारय द्विगु, बताइए। अभी तत्पुरुष समास में 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में बता दे रही हूँ उदाहरण दे करके। कर्म तत्पुरुष समास, गगन चुंबी, गगन चुंबी गगन को चूमने वाली। वन गमन, वन को गमन, तो ये तत्पुरुष समास है। कर्ण तत्पुरुष समास, रोगग्रस्त, मतलब रोगग्रस्त मतलब जिसमें कर्ण तत्पुरुष जुड़ने के लिए होता है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। कर्ण का बता रही हूँ, रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। कर्ण तत्पुरुष समास है। संप्रदान, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। संप्रदान का बता रही हूँ अब, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये अधिकरण है। सॉरी, संप्रदान में के लिए आता है, संप्रदान में के लिए आता है। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो ये संप्रदान में आता है के लिए। संप्रदान में क्या आता है? के लिए आता है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर संप्रदान में आता है। अपदान, अपदान में क्या आता है? अलग होने के अर्थ में आता है। रोगग्रस्त है, करण में क्या है? रोगग्रस्त है। सुरचित है, करण में सुरचित, सुरचित, सुर द्वारा रचित, सुर द्वारा रचित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो ये करण में आता है। संप्रदान में बता दूं, आपदान में रोगग्रस्त, तो इसमें अलग होने के, आपदान में रोगग्रस्त मतलब तो अलग होने के अर्थ में आता है। रोग मुक्त, आपदान में अलग होने के रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध, संबंध तत्पुरुष में क्या आता है? का, की, के क्या आता है? तो जैसे राजमहल, राजा का महल। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। राजकुमार, राजा का कुमार। भारत रत्न, भारत का रत्न, तो ये संबंध में आता है। भारत का रत्न, भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न, तो ये संबंध तत्पुरुष में। अधिकरण जो मैं आप लोग बताएंगे, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कला निपुण, कला में निपुण, तो ये अधिकरण में आता है। में या पर आता है। घुड़सवार, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। कला निपुण, कला में निपुण, कला निपुण, कला में निपुण, कला में निपुण।
में पर क्या आता है? अधिकरण में आता है। संबंध में का के की आता है। अपदान में, अलग होने के अर्थ में, संप्रदान में, ये आप लोगों को बता दी हूँ। करण में भी बता दी हूँ, कर्म में भी बता दी हूँ। अब मैं बताऊंगी द्वंद्व समास, माता पिता, नहीं बहुब्रीहि समास का भी बता दूं, आप लोग पढ़ लगे। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद क्या होता है? दोनों पद गौण होता है। दोनों पद क्या होता है? गौण होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होता है? गौण होता है। और इसका तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबोदर। गजानन, नन, दशानन। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका लंबा उदर होगा सबके लिए नहीं है, बस गणेश के लिए इसका हुआ है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनन। आनन मतलब मुख होता है। 10 रावण का मुख कितना था? 10 आनन है जिसका, अर्थात रावण। तिरंगा, 3 रंग तिरंगा। तिरंगा 3 रंग है जिसका, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। गोपाल, गौ का पालन करने वाला। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास, ये आप लोग सोचो द्वंद्व समास की पहचान कैसे की जाती है? जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। माता पिता, माता पिता, माता पिता। इसको समास विग्रह करने पर और लगेगा, माता और पिता। माता और पिता। चाय काफी, चाय काफी। चाय या काफी, या लगा रहेगा, चाय या काफी। तो ये द्वंद्व समास है। इसमें बीच में क्या रहता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। पहचान के लिए आप लोग बता दूं, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। इसका समास विग्रह करने पे या और ये तथा लगा रहेगा। द्वंद्व समास अव्ययी समास, जिसका व्यय न, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, रूप उसका परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति। इसका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है। इसका पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। आमरण, मरण पर्यंत। आजीवन, जीवन पर्यंत। तो ये भरपूर, भरपूर मतलब पूरा भरा हुआ। भरपूर मतलब पूरा भरा हुआ। भर पेट, पेट भर के। भर पूर, पूरा भरा हुआ। भर पेट, पेट भर के। अब पुनरुक्त शब्द भी अव्ययी समास में आते हैं। पुनरुक्त शब्द भी क्या आते हैं? पुनरुक्त शब्द जैसे दिन, दिनों दिन, हर एक दिन, रातों रात, रात ही रात, गांव गांव, हर एक गांव। ये पुनरुक्त शब्द भी क्या होते हैं? अव्ययी समास में आते हैं।
यदि आप लोगों को वीडियो में समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।